हेलो एवरीवन, मैं जैन नारायण नायक, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर। हमारा आज का टॉपिक है समुदाय, जो कि समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र की अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए समुदाय की अवधारणा को जानना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं समुदाय का अर्थ। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में जो है समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वह जो होता है समुदाय का समाजशास्त्रीय अर्थ नहीं होता है। हम लोग समाजशास्त्रीय दृष्टि से समुदाय का अर्थ देखते हैं। समुदाय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे समूह को कहते हैं जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और वहाँ पर उन लोगों में जो है सामुदायिकता की भावना पाई जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इस सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य जीवन से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से होता है। आइए शाब्दिक दृष्टि से देखते हैं समुदाय का अर्थ। तो समुदाय जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिटी का हिंदी रूपांतर है, और यह कम्युनिटी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द जो कम्युनिटी है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों कम प्लस म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसमें कम का अर्थ होता है टुगेदर और टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। तो इस आधार पर यदि देखें तो शाब्दिक दृष्टि से समुदाय का अर्थ होता है साथ साथ मिलकर सेवा करना। पर यह जो शाब्दिक अर्थ है समुदाय के अर्थ को पूर्ण रूप से जो है वैज्ञानिक रूप प्रदान नहीं करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो समुदाय की परिभाषा एक अलग होती है। आगे देखते हैं समुदाय के आधार तत्व। किसी भी समुदाय के निर्माण के लिए कुछ मूलभूत आधार तत्वों का होना आवश्यक है, तभी हम उसको समुदाय कह सकते हैं। तो कौन कौन से आधार तत्व हैं उनको हम देखते हैं। पहला होता है व्यक्तियों का समूह। प्रत्येक समुदाय के लिए जो है व्यक्तियों के समूह का होना आवश्यक है। बिना व्यक्तियों के समूह के हम समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो समुदाय की कल्पना हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ यदि व्यक्ति नहीं रहेंगे तो सामुदायिकता की भावना नहीं आ सकती है ना। तो यह व्यक्तियों का समूह जो है समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तत्व है। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। बिना यदि कुछ लोग समूह बनाकर रहते हैं, यदि उनमें सामुदायिकता की भावना पाई भी जाती है, परंतु यदि लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से यदि नहीं है तो हम उसको समुदाय नहीं कह सकते। क्योंकि सामुदायिकता की भावना आने का एक रीजन ये भी होता है कि व्यक्ति निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से यदि जुड़ा होता है तो वहाँ पर सामुदायिकता की भावना आने की या हम की भावना की आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसलिए समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं समुदाय का तीसरा आधार तत्व सामुदायिकता की भावना, जो कि एक महत्वपूर्ण आधार तत्व है। सामुदायिकता की भावना को हम की भावना या फिर वी फीलिंग के नाम से जानते हैं। सामुदायिकता की भावना को हम लोग जो है हम की भावना या फिर अपनेपन की भावना या फिर वी फीलिंग के नाम से जानते हैं। तो सामुदायिकता की भावना या फिर हम की भावना को जो है हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि किसी भी गांव में यदि किसी के बेटी की शादी होती है एक घर में, तो गांव के प्रत्येक का व्यक्ति जो होता है उस शादी समारोह में ऐसा सोचकर भाग नहीं लेता है कि वह जो है
वहाँ पर किसी मेरे गांव में किसी एक घर के किसी बेटी की शादी हो रही है, बल्कि वह यह सोचकर भाग लेता है कि जो है मेरे स्वयं की बेटी की शादी हो रही है। तो इस प्रकार की जो अपनेपन की भावना आती है, उसी भावना को जो है सामुदायिकता की भावना या फिर हम की भावना के नाम से जाना जाता है। और यह जो है समुदाय का एक महत्वपूर्ण आधार तत्व है। इसके बिना हम समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये 3 आधार तत्व हैं जिसके आधार पर जो है समुदाय का विकास जो है होता है। आगे देखते हैं समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषताएं को देखने से पहले हम लोग एक समुदाय का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। समुदाय का उदाहरण जैसे गांव होता है, शहर होता है, जनजाति होता है। तो यहाँ पर हम समुदाय की विशेषता को देखने से पहले यदि हम गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं या फिर मेट्रो सिटी में जहाँ भी रहते हैं जिस नगर में, तो उस वहाँ की विशेषताओं को यदि हम इमेजिन करें तो हमें बहुत हद तक जो है समुदाय की विशेषताएं को याद करने में या मदद मिलेगी और हमें वहाँ पर इन चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, इस लोहर सिंह जो लिखा हुआ है यह एक गांव का नाम है जो कि मेरे ही गांव का नाम है। तो इसके आधार पर मैंने जो है समुदाय की विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं पहली विशेषता क्या होती है। पहला विशेषता होता है स्वतः विकास। समुदाय का विकास जो है किसी प्लानिंग के तहत नहीं हो सकता। समुदाय का विकास जो है स्वतः होता है। जैसे किसी एक जगह पर व्यक्तियों का कुछ समूह जो है रहने लगा, उसके बाद कुछ लोग वहां पर और आ गए और व्यक्तियों का ये जो समूह है वो लोग एक दूसरे के आवश्यकताओं के लिए अंतर्निर्भरता या पारस्परिक सहायता की भावना से काम करने लगे। तो इस प्रकार से धीरे से वहां पर जो है एक समुदाय का विकास हो जाएगा। इसके लिए कोई सोचा समझा या नियोजित प्रयत्न की जरूरत नहीं होती है। तो ये कहा जाता है कि समुदाय का विकास जो है स्वतः होता है। आगे देखते हैं दूसरी विशेषता स्थायीपन। प्रत्येक समुदाय में जो है स्थायीपन का गुण पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि समुदाय जो है कुछ समय के लिए रहा उसके बाद जो है खत्म हो गया। जैसे किसी स्थान पर जैसे कवि सम्मेलन हो रहा है, वहां पर एक गोष्ठी लगी हुई है या फिर भीड़ है, इस तरीके के जो अस्थायी समूह होते हैं उनको हम समुदाय नहीं कह सकते। समुदाय में जो है स्थायीपन का गुण पाया जाता है। जैसे लोहर सिंह एक मेरा गांव है, जैसे आज वहां पर मेरे परदादा रहे, मेरे दादा रहे और मैं भी वहां आज रह रहा हूँ। मतलब लोहर सिंह जो है कई सालों से 100-200 सालों से उसी स्थान पर है और उसमें जो है स्थायीपन का गुण पाया जाता है। जब कोई विशेष परिस्थिति निर्मित नहीं हो जाती, जैसे बाढ़ या भूकंप या फिर महामारी की वजह से यदि पूरा जगह यदि जो है नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक जो है समुदाय वहां पर जो है बना रहता है। आगे देखते हैं तीसरी विशेषता, विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का एक नाम होता है। जैसे आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का भी एक नाम होगा। जैसे आप जिस भी गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं या फिर मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो प्रत्येक समुदाय का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे लोहर सिंह मेरे गांव का नाम है, एक यूनिक नेम है। तो इस तरीके से जो है प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। चलिए आगे देखते हैं समुदाय की अगली विशेषता, मूर्तता। 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है मूर्त और दूसरा होता है अमूर्त। मूर्त का अर्थ होता है जो दिखता है और अमूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं देता है ज्यादा। तो यदि हम समुदाय को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखें तो वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं हमें वो दिखाई देते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समुदाय में जो है मूर्तता का गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं अगली विशेषता, व्यापक उद्देश्य। प्रत्येक समुदाय का विकास जो होता है किसी एक उद्देश्य या स्पेसिफिक या विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक समुदाय में का जो विकास होता है उसमें अनेक किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए जो है के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसमें जो है वहां पर रहने वाले सारे लोगों की
जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इस आधार पर कहा जाता है कि समुदाय की एक विशेषता होती है व्यापक उद्देश्य। ओनली वन स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि समुदाय का जो उद्देश्य होता है वहां पर रहने वाले सारे लोगों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो इस प्रकार से उसका उद्देश्य जो होता है व्यापक होता है। आगे देखते हैं अगली विशेषता, छठवां है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता समुदाय की अगली विशेषता है, लेकिन आत्मनिर्भरता की जो विशेषता है वह प्राचीन समुदायों के लिए जो है, प्राचीन समय में जो जनजाति हुआ करते थे, इस तरीके के जो समूह जनजाति जो समुदाय था, उनके लिए आत्मनिर्भरता के गुण को हम मान सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर इकाई हो सकती हैं। लेकिन अभी के वर्तमान समाज में यदि देखें तो जनजाति या फिर एक गांव को भी हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं मान सकते। तो इस दृष्टि से क्योंकि आज एक गांव भी अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक आर्थिक धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह पूर्ण रूप से जो है नहीं कर पाता। कुछ न कुछ चीज़ों के लिए जो है वह जो है अन्य जगहों से निर्भर रहता है। तो इस तरीके से यदि देखें तो आत्मनिर्भरता की जो विशेषता है वर्तमान समाज के लिए, वर्तमान समुदायों के लिए जो है प्रासंगिक नहीं है। आगे देखते हैं अगली विशेषता, सामान्य नियम व्यवस्था। प्रत्येक समुदाय में जो है सामान्य नियमों की व्यवस्था होती है। जैसे मेरा एक गांव है, जैसे मैं लोअर सिंह का उदाहरण दिया, तो हमारे गांव में जो है, हमारे गांव को चलाने के लिए है ना, वहाँ के लोगों के द्वारा कुछ बनाया हुआ लिखित या अलिखित नियम है। उन नियमों के दायरे में रहकर हमको जो है काम करना होता है। तो इस तरीके से जो है प्रत्येक समुदाय में जो है सामान्य नियम की व्यवस्था होती है। जैसे एक दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे जनजाति होते हैं, जैसे जनजाति समुदाय है, वहाँ का एक मुखिया होता है। उस मुखिया के द्वारा जो है कुछ नियम बनाए गए होते हैं। उन नियमों के अंदर में रहकर जो है वहाँ के लोगों को जो है सरवाइव करना या फिर रहना होता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि समुदाय की एक विशेषता होती है सामान्य नियम व्यवस्था होती है। आगे देखते हैं सामान्य जीवन। समुदाय में जो है व्यक्ति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है, संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। वहाँ पर अपने परंपराओं, रीतियों, रूढ़ियों, त्योहारों को जो है मनाता है और वहाँ पर जो है सारी चीज़ों को करता है। वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करता है, वहाँ पर उसकी सारी आवश्यकताएं जो है पूर्ण होती हैं। तो इस तरीके से ये कहा सकता है कि सामान्य जीवन जो है समुदाय की एक विशेषता है। आगे देखते हैं अंतिम विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य जो है अनिवार्य होता है। वर्तमान समाज में यदि देखें, गतिशील समाज की यदि मैं बात करूं, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो काम के लिए जो है जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि हम किसी शहर में जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, तो वहां रह रहे हैं, तो कुछ न कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोगों के साथ जो है परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस आधार पर भी देखा जाए तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समुदाय के सदस्य जरूर हो जाते हैं। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य जो है अनिवार्य रूप से होता है। आशा करता हूं कि मैं आपको जो है समुदाय की अवधारणा जो है समझ में आई होगी या आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। थैंक यू।